इनोवेशन अथॉरिटी है, वो दो तरह के प्लान्स बनाती है। एक जो होता है उसे कंप्रिहेंसिव प्लान बोलते हैं। ये कंप्रिहेंसिव प्लान जो है वो लॉन्ग टर्म प्लान भी कहलाता है। सही बात है गलत बात है? और ये कितने साल के होते हैं? 20 years। इसमें हम क्या है, इकोनॉमी के ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। तो इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है मैं बता रहा हूँ। 20-20 साल के हमारे टारगेट जो हमेशा रिकर होते रहते हैं, चलते रहते हैं। हर 20 साल में यही काम हमको करते ही रहना है। जैसे सबसे पहला, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। हम चाहते हैं कि हमारे देश की जीडीपी क्या हो, बढ़े। अब आप मुझसे पूछोगे जीडीपी क्या होता है, तो उसका फुल फॉर्म मैं बोलूंगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, which is indicator of all goods and services produced within the country। जीडीपी एक इंडिकेटर है जो बताता है कि एक साल में देश में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है। देश के अंदर की बात और याद रखना, डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हमारा जो 20 ईयर का पहला टारगेट होता है वो ये होता है कि हमारे देश की जो जीडीपी हो, मतलब जो टोटल देश का प्रोडक्शन है वो ग्रो हो। पहले बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं? इतनी बात समझ आई कि नहीं, हाँ या ना? 20 साल का टारगेट क्या है? सबसे पहले देश की जीडीपी बढ़ाना है। जीडीपी मतलब क्या है? एक इंडिकेटर जो बताता है कि देश के अंदर टोटल प्रोडक्शन कितना है। ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से कहीं ईमानदारी से बोलो। सर समझ आ गया। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं भी अपने देश की जीडीपी में ही कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। तो हमें 20-20 साल के टारगेट में कोशिश करनी होती है कि देश का प्रोडक्शन बढ़े, जीडीपी बढ़े। और ऐसा करने के लिए हमें दो चीज करनी चाहिए। सबसे पहला अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। सबसे पहला हमें अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। और दूसरी चीज जो हमें करना चाहिए वो ये है कि इनोवेशन करना चाहिए। आप बता सकते हो इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन बता सकते हो क्या होता है? हाँ या ना, फटाफट बोलो। चलो ध्यान से सुनो, एक एग्जांपल दे रहा हूं यार। बैंक जो है वो बैंकिंग सर्विस देते हैं। इस सर्विस को देकर वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बैंकों ने अपना बिजनेस बनाने के लिए क्या किया, देश भर में अपनी ब्रांचेस खोल दी। ब्रांचेस में जितना बिजनेस बढ़ेगा देश की जीडीपी की ग्रोथ होगी। ये बताता है कि हमने अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दी, हमने अपनी ब्रांचेस बढ़ाई। लेकिन साथ साथ हमने एक इनोवेशन भी किया कि हम लोग ई पेमेंट स्टार्ट कर दिए हैं। बहुत सारे एप्स आ गए हैं जिनको यूपीआई बोला जाता है, यूनिक पेमेंट इंटरफेस या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इससे भी अब क्या पेमेंट शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं देश की तरक्की में ये भागीदार है। तो क्योंकि ये नया मेथड है तो ये इनोवेशन है। तो आपको देश की जीडीपी बढ़ाना है तो दो काम करो, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन है उसको बढ़ाओ और कुछ नया भी करते जाओ, इनोवेशन भी करते जाओ। ईमानदारी से बताओ कितना क्लियर है? कितना क्लियर है ये बताओ। यस सर एक बार और। क्या नहीं समझ आया ये बता। सर उसका मीनिंग। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट माने गुड्स एंड सर्विस, डोमेस्टिक मतलब विद इन इंडिया, ग्रॉस मतलब टोटल। ग्रॉस माने टोटल, डोमेस्टिक माने विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया, और प्रोडक्ट का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस। एक साल में हमारे देश में जितनी गुड्स एंड सर्विस बन रही है उसे जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। जितना ज्यादा ये बढ़ेगा उतना ज्यादा देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उतनी ही देश की क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो हमारा 20 साल का टारगेट यही होता है कि हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो करें। कैसे? देश का जीडीपी बढ़ा के, मतलब देश का टोटल प्रोडक्शन बढ़ा के। तो कैसे बढ़ाओगे? तो अपनी प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बढ़ाओ। आप 100 टन बनाते हो, कोशिश करो कुछ ऐसा करो कि 150 टन बनाना चालू कर दो, और कुछ नया नया लाते रहो देश में, कुछ नई नई टेक्नोलॉजी लाते रहो जिससे नई नई चीजें प्रोड्यूस हो और देश आगे बढ़े। अब बोलो कितना समझ आया?
सब पूरा। अच्छे से। तो पहला 20 साल का टारगेट क्लियर है कि नहीं है? मैं नोट्स दूं, फट से इसको पढ़ के खत्म करना, बनेगा? यस सर। यस सर। दूसरा जो 20 साल का टारगेट है वो है फुल एम्प्लॉयमेंट देना लोगों को। क्या देना? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है गिविंग एम्प्लॉयमेंट to those who are able and willing to work at existing wage rate। जो लोग नौकरी करने के कैपेबल हैं और जो लोग नौकरी करना चाहते हैं, यदि हम उनको एक सही सैलरी पर नौकरी दे पाते हैं तो उस पोजीशन को फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। आज मैं कैपेबल हूं, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, मैं सीएस की नौकरी भी करना चाहता हूं, यदि कोई मुझे लाख रुपए में जॉब ऑफर करे और मैं जॉब ज्वाइन कर दूं तो ये एम्प्लॉयमेंट कह जाएगी। क्या कह जाएगी? क्या कह जाएगी? बोलो। एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब एक सिचुएशन है जहां जो लोग वर्क करने के लिए कैपेबल हैं, एबल हैं, और जो वर्क करना चाहते हैं आप उनको एक अच्छी सैलरी में काम दे पा रहे हो। तो हम तो यही चाहते हैं ना कि देश में बेरोजगारी रहे ही ना, सभी लोग जो कैपेबल लोग हैं और जो काम करना चाहते हैं उनको काम मिले। आपको कितना क्लैरिटी है? क्लियर है। अब इसमें दो कंसेप्ट बता रहा हूं, दिमाग में बिठा लेना। एक तो ये कि फुल एम्प्लॉयमेंट does not mean zero unemployment। क्या मतलब हुआ इसका? चलो बताओ, कौन बता पाएगा इसका मतलब आप में से? कि मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट में ऐसा नहीं है कि लोगों के पास, हर किसी के पास जॉब है, ऐसा नहीं रहता, बट रेट उसका कम हो जाता है। जो लोग एबल और विलिंग है उनको नौकरी देनी है। कुछ अनएम्प्लॉयमेंट कभी मिटाई नहीं जा सकती। जैसे कोई निकम्मा है, गधा है, तो उसको चाह के भी नौकरी दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते। अगर एक बच्चा है, स्टूडेंट है, तो नौकरी करेगा क्या अभी? नो सर। नहीं। तो आपको ये बात याद रखनी है कि फुल एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट रिजल्ट in zero unemployment, as there will always be a ratio of population which will remain unemployed। एक पॉपुलेशन हमेशा होगी जो हमेशा बेरोजगार रहेगी और उसका आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं जो काम करना ही नहीं चाहते, नॉट विलिंग टू वर्क। अब इनका क्या करोगे? धक्का देके तो काम कराओगे नहीं। जो बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, जो ओल्ड एज हैं, यार ये कोई काम नहीं करते, ये अनएम्प्लॉयड है, और इस चीज को आप इनको मजबूरी से काम तो करवा नहीं सकते ना। तो आप याद रखना, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब कहीं से जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। आपकी आबादी का एक हिस्सा हमेशा बेरोजगार रहेगा ही रहेगा। कितना क्लियर है? अच्छे समझ आया कि आधा? आगे सर। अंश श्रेयांश समझ आया कि नहीं आया? यस सर। तो आपके यस सर। टारगेट क्या है? टारगेट नंबर 1 आपका 20 साल का ये है कि जीडीपी को बढ़ाना है। कैसे? प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा के और नई नई चीजें लाके, इनोवेशन करके। दूसरा, फुल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, मतलब जो लोग एबल है और विलिंग है काम करने के लिए, उनको काम मिलना चाहिए। इसमें यह भी जानना है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब कहीं से जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। परफेक्टली क्लियर है ना बेटा? यस सर। क्लियर है। तीसरा जो हमारा एम है वो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। इसे इक्विटी भी बोलते हैं। ये हर सरकार का मोटिव होता है। होता क्या है बेटा, याद रखना, जब ग्रोथ होती है कहीं तो ग्रोथ एक रेस की तरह होती है, और रेस में हमेशा ये होता है कि कुछ लोग आगे रह जाते हैं
तो कोई हमेशा के लिए पीछे हो जाते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? जब तरक्की होती है, ग्रोथ होती है, तो एक रेस की तरह है। कुछ लोग बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग पीछे हो जाते हैं। जैसे जो आगे निकल जाते हैं उनको मैं अमीर कहूंगा और जो पीछे रह जाते हैं उनको गरीब कहूंगा। सही बात है गलत बात है? बताओ, मेरी बात समझ आ रही है मैं जो बोला आपको? बोलो, मेरी आवाज आ रही है? मैं जो बोल रहा हूँ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो Yes, sir. क्लैरिटी नहीं है तो। आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही, पहले तो ये बताओ। यस सर, आ रही है। जब कोई समाज तरक्की करता है तो अक्सर ये होता है कि कुछ लोग बहुत पैसे वाले हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत गरीब हो जाते हैं। एक डिवाइड अक्सर क्रिएट होता है, ठीक है। जैसे आज देखोगे तो इंडिया की जितनी रिसोर्सेस है उसका जो 98% हिस्सा है वो 2% लोगों के पास है देश की, और बाकी 2% रिसोर्स बाकी आबादी के पास है देश की। हमारे देश की जितनी भी रिसोर्स हैं उसमें से 98% रिसोर्स 2% पैसे वाले लोगों के पास है, और बाकी बची रिसोर्स जो है वो बाकी भारतीय आपस में बांटते हैं। तो ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? अच्छी चीज है कि बुरी? अच्छी चीज है। अच्छी चीज है। बुरी चीज है, सबको इक्वल राइट रहने चाहिए। मिल रहे हैं, गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है। आज की बात करो, कोरोना की सिचुएशन में जो अमीर आदमी है सोर्स लगा के तो हॉस्पिटल में एडमिशन पा देता है, लेकिन गरीब आदमी मर जाता है कि नहीं मर जाता? Yes, sir. इसलिए हमारा 20 साल का टारगेट ये है कि बेनिफिट ऑफ ग्रोथ मस्ट स्प्रेड अक्रॉस लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, larger section of society. Everyone in the society must enjoy a standard of living, and there should be equal distribution of resources. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। जितने भी हमारे देश की रिसोर्सेस है वो सिर्फ अमीरों के पास ना रहे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन सब तक पहुंचे, सब लोगों को फायदा मिले, सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो। अंबानी ही क्यों बंगले में रहे, हम भी एक अच्छे घर में रहने का हक चाहते हैं ना। तो रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन सबको होना चाहिए, ये हमारे 20-20 साल के टारगेट में से एक है। आप बोलो, ये टारगेट समझ आया कि नहीं आया? यस सर। 3 टारगेट हुए हमारे, क्या क्या? सबसे पहले क्या बढ़ानी है देश की? जीडीपी ग्रोथ। टारगेट हमारा क्या है? सबको क्या देनी है? Unemployment. एम्प्लॉयमेंट देना। तीसरा हमारा 20 साल का टारगेट क्या है? सबको रिसोर्सेस का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अमीर के पास ही सारी रिसोर्स और गरीब के पास कुछ नहीं है। कितना क्लैरिटी है? सर क्लियर है। चौथा जो हमारा टारगेट है वो ये है कि हमें मॉडर्नाइजेशन करना होगा। या मॉडर्नाइजेशन करने का 2 मायने हैं, मैं आपको बता देता हूं कि हमें अपने सोसाइटी में टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन करना होगा, जो हम हर साल कर ही रहे हैं। तरक्की तो हो ही रही है ना। पहले यार आप खुद सोचो, एसटीडी पीसीओ थे, फिर उसके बाद वायरलेस फोन घरों में आ गए, फिर वायरलेस से मोबाइल आया, फिर मोबाइल से अब स्मार्टफोन पे आ गए, अब ये हट जाएगा तो कुछ और आ जाएगा। तो टेक्नोलॉजी वाइज आप ग्रो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पहले लोग साइकिल में चलते थे, साइकिल से उस पे आए, स्कूटी पे आए, स्कूटर पे आए, स्कूटर पे बाइक पे आए, स्कूटर से अब इलेक्ट्रिक कार्स आ गई है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई है। आगे बढ़ रहे हो कि नहीं बढ़ रहे हो? बताओ हाँ या ना। पहले लोगों के घरों में रेडियो होता था, फिर मोटी टीवी आई, फिर एलईडी आई, अब एलसीडी आई। तो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ। यस सर, हो रहा है। इसको टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं, ये हमको करना है अपने देश में। दूसरा, हमें सोशल मॉडर्नाइजेशन भी करना है। सोशल मॉडर्नाइजेशन मतलब होता है बढ़ते समाज के साथ अपनी ओल्ड फिलॉसफीज को भी छोड़ना पड़ेगा। जैसे इसका मैं बेस्ट एग्जांपल आपको दूं, अभी इंडिया में ट्रिपल तलाक बैन हो गया।
तो ये सोशल मॉडर्नाइजेशन की तरफ कदम है कि नहीं है, ये बताओ। है सर। तो मॉडर्नाइजेशन का टारगेट ये होता है कि हमें ओवरऑल मॉडर्न बनना है, हमें अपनी टेक्नोलॉजी भी मॉडर्नाइज करनी है और साथ साथ हमें सोशली अपनी समाज को भी क्या करना होगा, सोच को बदलना होगा। अब आप बिना देखे मेरे को चारों लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बता सकते हो? यस सर। बताओ। सर पहला जीडीपी बढ़ाना। फर्स्ट जीडीपी, हाँ, दूसरा, फुल एम्प्लॉयमेंट, तीसरा, सर सबको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल रिसोर्स होना चाहिए। आपको एकदम अच्छे से समझ आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। अच्छे से। आपकी एकदम अच्छे से आ रहा है। बोलो बोलो बोलो। फोर्थ है मॉडर्नाइजेशन। नहीं समझ आया? आ गया आ गया। आ गया। पांचवा जो हमारा 20 साल का टारगेट है वो है सर सेल्फ सोशल मॉडर्नाइजेशन में क्या था? सोशल मॉडर्नाइजेशन में अपनी फिलॉसफीज को चेंज करना, सोच बदलो। क्या बदलो? वो मूवी नहीं देखे टॉयलेट एक प्रेम कथा? यस सर। वो किसके ऊपर बनाई गई है? सोशल मॉडर्नाइजेशन पे बनाई गई है। सोच को बदलो। आई बात समझ में? नहीं आई? बोलो जल्दी बोलो। आ गया सर। बाकी लोग को श्रेयांश आ गया? यस सर। देन हमारा आखिरी 20 साल का टारगेट है, हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना होगा। सेल्फ सफिशिएंट बनने का मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंस या डिपेंडेंस ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स। मेक इन इंडिया, सब चीज भारत में ही बना दो ताकि दूसरे देश पे हमें डिपेंड होने की जरूरत ना पड़े। जैसे इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूं, 1965 में जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तो उस टाइम हम खाने पीने के सामान के लिए, फूड ग्रेन के लिए यूएस पे डिपेंडेंट थे। अब क्या हुआ, यूएस की पाकिस्तान से बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो ये हमको धमकी देना चालू कर दिया कि तुम लोग पाकिस्तान से वॉर नहीं खत्म करोगे तो हम तुम्हारे देश में फूड ग्रेन भेजना बंद कर देंगे और तुम लोग भूखे मर जाओगे। तो इससे हमें एक सीख मिली कि कभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। वी विल बी सेल्फ सफिशिएंट। और ये हम हर 20-20 साल में इस टारगेट को रिवाइज करते जाते हैं कि हम चीजों के लिए दूसरे देशों पे डिपेंड नहीं रहेंगे, जो है अपने ही देश में बना देंगे ताकि हाथ फैलाने की या मांगने की जरूरत ना पड़े। कितना क्लियर है? समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? आ गया सर। आ गया सर समझ कि हमें सेल्फ सफिशिएंट होना है। तो हमारे लॉन्ग टर्म 5 प्लान है भैया। लॉन्ग टर्म प्लान 5 हैं, 5 हैं। पहला, इंक्रीज इन क्या? जीडीपी, दूसरा, फुल एम्प्लॉयमेंट, तीसरा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या? रिसोर्सेस, मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंसी। अच्छे से बन जाएगा। नोट्स दूंगा, एक बार में कंप्लीट कर दोगे? स्कूल में चालू करवा दी क्या ये? क्या पता सर क्या करवाती है टीचर। चल कोई नहीं। सर आज नहीं पढ़ाई है कुछ? आज पढ़ाया नहीं, 40 मिनट भाषण ही चल रहा था। चलो कोई नहीं, हम एकदम सॉलिड वे में पढ़ते जाते हैं, है ना, जान दो। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लान हमारे हो गए खत्म। अब हमारी बारी आती है शॉर्ट टर्म प्लान की। किसकी? शॉर्ट टर्म प्लान। तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कोई ऐसा पैराग्राफ पढ़ना ही नहीं है आपको। बस ये जान दो शॉर्ट टर्म प्लान कितने साल के होते हैं? सर 5 इयर्स। ठीक, क्या है पीरियड याद रखना कि ये शुरुआत जो हुई थी इसकी ना, ये हुई थी 1 अप्रैल 1951 से, और ये 5 साल का प्लान चला था पहला 31 मार्च 1956 तक। और इसमें हमारा जो फोकस था, ये हमारा फोकस था इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन।
इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये हमारा 5 सालों का मेन फोकस था। पहले बताओ ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? क्लियर है, हाँ या ना? पहला 5 ईयर प्लान कब से कब तक बना? 1951 to 1956। ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात की गई। दूसरा 5 ईयर प्लान हमारा बना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। इसमें हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कर रहे थे। किसको बढ़ाने की बात कर रहे थे? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पे फोकस था, सेकंड 5 ईयर प्लान पे इंडस्ट्रीज पे फोकस था। भूलोगे कि ये याद रहेगा? ये बताओ। याद रहेगा सर। अब तीसरा उसके बाद याद रखना, थर्ड प्लान जो था हमारा चालू हुआ था 1 अप्रैल 1961 में और ये खत्म हुआ 31 मार्च 1966 को। और इसमें हमारा एम था सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है, इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। वही अमेरिका धमकी दे दिया था तो दिल पे बात लग गई थी, तो हम बोले फूड ग्रेन भारत में खुद बना देंगे हम लोग, किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे। बोलो कोई तकलीफ? नो सर। फिर बीच के कोई नहीं देखना है, फिर 12वां प्लान देखना है। 12th 5 ईयर प्लान ये 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक का था और इसमें हमारा टारगेट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक ऐसी डेवलपमेंट जिसमें फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोच के तरक्की की जाएगी ताकि उनके हाथ में भी रिसोर्सेस आए। इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। यहाँ पे रिसोर्स प्रिजर्वेशन की बात की जा रही थी कि रिसोर्सेस का ऐसा इस्तेमाल करो कि आपके पास तो आज है ही, फ्यूचर जनरेशन के पास भी हो। ये 12वां प्लान बना था। उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर दैट 5 ईयर प्लान्स हैव बीन डिसकंटिन्यूड। क्या कर दिए गए? बंद कर दिए गए। कब से बंद कर दिए गए? 2017 के बाद से। एंड ओनली डिफेंस प्लान्स आर मेड। अब कौन से प्लान बनते हैं हमारे देश में? बस डिफेंस प्लान। हमारे देश को डिफेंस को लेकर ही प्लान बनते हैं, बाकी 5 ईयर प्लान बनाना हमने 2017 के बाद बंद कर दिया। मेरी बात कितनी क्लैरिटी से समझ आई? आगे सर। अच्छे से कि आधा अधूरा? अच्छे से कि आधा अधूरा? ईमानदारी से बोलो। 5 ईयर प्लान समझ गए? पहला, दूसरा, तीसरा देख लो और उसके बाद 12वां। क्या आपसे बनेगा? यस सर। कुछ पूछना है मुझसे? क्यों बंद हो गया ये बनाने? क्या मोदी जी की सरकार आई, नई पॉलिसीज आई, बोले नेहरू जी की गलती थी, जो आज तक करे हो गया, हम एक नया भारत बनाएंगे, नई सोच लाएंगे, नई नई चीजें करेंगे। तो ये भी एक नई चीज कर दिए, बंद कर दिए 5 साल का प्लान। ओके। समझ गए बात को? यस सर। बस बात खत्म। तो ये चैप्टर का 75% हिस्सा खत्म हो गया। अब बाकी बचा अचीवमेंट क्या थी प्लान्स के और फेलियर क्या थे, कल करके इसका समापन समारोह करेंगे। क्या करेंगे? समाप्त। अभी 4 बजे मैं नोट्स भेज दे रहा हूँ आपको इकोनॉमिक्स का, ठीक है? ओके सर। टेस्ट सर ये शॉर्ट टर्म प्लान का क्वेश्चन कैसे आता है? शॉर्ट टर्म प्लान से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तुमको, ठीक है? फर्स्ट टर्म प्लान कब आया, सेकंड कब आया, थर्ड कब आया, ठीक? और तुम्हारा अभी बोर्ड में पैटर्न बदला है, पहले 20% ऑब्जेक्टिव होता था, 30% कर दिया। अब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हारा बोर्ड में 30% ऑब्जेक्टिव होगा, 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। आई बात समझ में? ध्यान रखना, तो उस हिसाब से पढ़ाई करना है, हर छोटी बात को पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि कब क्या आ जाए कोई भरोसा नहीं है, ठीक है बेटा? यस सर। ये यस करो, सर। भेजता हूं, बस काफी है।